वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी हब। पिछली क्लास में जो है वो हमने बात की थी संविधान की विशेषताओं को लेकर। आज हम उसी से ही शुरुआत करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करने वाले हैं संसदीय शासन प्रणाली के ऊपर। ध्यान से सुनना, पिछली क्लास में हमने विशेषताओं के अंतर्गत एक और विशेषता पढ़ी थी और वो थी संसदीय शासन प्रणाली। तो इस संसदीय शासन प्रणाली के बारे में हम बात करेंगे और हम ये भी बात करेंगे कि इसी वर्ष मेरे ख्याल से जो एग्ज़ाम हुआ था, पिछले वर्ष हुआ था फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में क्या प्रश्न आया था, उसका आंसर क्या होगा, वो सारी बातें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली के ऊपर हम बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व भर में, पूरी दुनिया भर में दो प्रकार की शासन प्रणालियाँ जो हैं वो विद्यमान हैं। सबसे पहली है संसदीय शासन प्रणाली और दूसरी है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, प्रेसिडेंशियल रूल। सबसे पहली संसदीय शासन प्रणाली जो कि हमारे देश में विद्यमान है और दूसरी है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। इन दोनों में क्या अंतर है वो भी देख लेते हैं और हमारे देश में संसदीय कैसे है, क्यों अपनाई गई है, वगैरह वगैरह। तो चलिए, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से हमने लिए वो सुन लो। संसदीय शासन प्रणाली हमने ली है ब्रिटेन से। और किन किन देशों में प्रचलित है? तो ब्रिटेन, उसके अलावा भारत, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, है ना, पाकिस्तान, ऐसे बहुत सारे देश हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात करें तो ये अमेरिका में प्रचलित है, चीन में प्रचलित है, रूस में प्रचलित है और यहाँ तक कि श्रीलंका, ब्राज़ील जैसे देशों में प्रचलित है और फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों में संसदीय शासन प्रणाली प्रचलित है। चलिए, दोनों में क्या क्या अंतर है उन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो अंतर आता है वो आता है उस देश के मुखिया को लेकर। ध्यान से सुनना, संसदीय और अध्यक्षात्मक में यही फर्क होता है। अगर उस देश का अध्यक्ष, मुखिया, वो वास्तव में उस देश का हेड हो, वास्तव में उस देश का प्रधान हो, तो वहां अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली विद्यमान है। और वास्तव से मेरा तात्पर्य है उस देश के प्रधान के पास सारी की सारी वास्तविक शक्तियां विद्यमान हो जिनका प्रयोग वो कर सके। तो उस देश के प्रधान के पास वास्तविक शक्तियां होंगी। जैसे अमेरिका का प्रेसिडेंट इन पावर्स का प्रयोग करता है, जैसे रूस का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इन पावर्स का प्रयोग करता है, उन्हीं का हम नाम जानते हैं। दूसरी तरफ संसदीय शासन प्रणाली में अध्यक्ष जो है उसके पास कोई भी पावर नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। वो केवल नाम मात्र का प्रधान होता है, उसके पास केवल नाम मात्र की शक्तियां होती है। जैसे ब्रिटेन का सम्राट या ब्रिटेन की सम्राज्ञी वर्तमान में, उनके पास केवल नाम मात्र की। जैसे भारत का प्रधान। तो ध्यान से सुनना, हमारे संविधान की अगर हम बात करें, हमारे संविधान में जो प्रधान है, अध्यक्ष जो पद है, वो राष्ट्रपति का माना गया, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति। और हमारे देश का राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रधान है। सारी की सारी पावर असल में किसके हाथ में है? तो हम कहेंगे साहब प्रधानमंत्री के हाथ में, मंत्री परिषद के हाथ में। तो पहला फर्क तो यही होता था। सेकंड फर्क ये है कि यहाँ का जो अध्यक्ष है, इस देश का जो अध्यक्ष है, उसको जनता के द्वारा चुना जाता है, जनता द्वारा ये निर्वाचित होता है। याद रखना मित्रों, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं और सीधे जनता वोट डालती है इनके लिए, जनता द्वारा निर्वाचित होता है, निर्वाचित, ठीक। और यही संसदीय शासन प्रणाली में वह जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होता, जनता इसका निर्वाचन नहीं करती। हमारे देश में हर 5 साल बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है। क्या हम लोग उसमें वोट डालते हैं? क्या हम पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं करते सब। तो जनता वोट नहीं डाल रही होती। और इंग्लैंड में तो, ब्रिटेन में तो वहाँ की जो सम्राज्ञी है उसके लिए चुनाव होते ही नहीं है, वो तो वंशानुगत है। ये भी कॉन्सेप्ट हम आगे जाकर पढ़ेंगे। लोकतंत्र क्या है, राजतंत्र क्या है, गणतंत्र क्या है।
ये सारी चीज़ें आगे के कॉन्सेप्ट में। ठीक, आगे बात करते हैं। सेकंड है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, तो ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट भी आप पूछ लेते हैं अक्सर एग्जाम में कि ये जो अध्यक्ष है, ये अध्यक्ष इस मंत्री परिषद के सदस्यों को चुनने के लिए स्वतंत्र होता है। ध्यान से सुनना, फ्री होता है साहब। अमेरिका का प्रेसिडेंट अमेरिका के किसी भी नागरिक को, किसी भी बिजनेसमैन को अपना मंत्री डायरेक्ट चुन सकता है। याद रखना, यह बात आपको थोड़ी सी अजीब लगेगी बट ये सच है। वहाँ मंत्रियों को डायरेक्ट जो है वो नियुक्ति मिल जाती है। तो अगर मैं इसको एक और ढंग से लिखूं तो मैं ये लिखूंगा कि मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं उनको संसद का सदस्य होना, संसद का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। जरूरी नहीं हो कि पहले वो चुने, नेता बने, फिर ही वोट हो और फिर वो पहले संसद का मेंबर बने और फिर मंत्री बने, ऐसा नहीं। वो डायरेक्ट किसी को भी नियुक्त कर सकता है। और हमारे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है? हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि मंत्री परिषद जो है का सदस्य अनिवार्य रूप से संसद का सदस्य होना चाहिए। पहले वो एमपी होना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसे होना पड़ेगा, तब जाकर कहीं वो मंत्री बन सकेगा, अदरवाइज नहीं, है ना ये कॉन्सेप्ट। तो ये भी याद रख लेना। सेकंड एंड थर्ड ये है कि मंत्री परिषद के सदस्य, ध्यान से सुनना, मंत्री परिषद के सदस्य अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। पहले मैं लिख दूं फिर मैं आपको बता देता हूं दोनों में क्या फर्क है। और यहां बात करें तो यहां कॉन्सेप्ट आएगा कि मंत्री परिषद के सदस्य अनिवार्य रूप से अपने कार्यों के प्रति संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्लियर? यानी कि अगर संसद को उनके कार्य, उनके काम ठीक लग रहे हैं, अगर संसद को ये लग रहा है कि सरकार जो है वो अपना काम सही प्रकार से कर रही है, तो वो मंत्री जो है वो अपना काम करते रहेंगे, अपनी पोजीशन में बने रहेंगे। लेकिन अगर जैसे ही संसद को लगा कि साहब मंत्री परिषद या सरकार जो है वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर रही, तो वैसी कंडीशन में संसद जो है उस सरकार को गिरा भी सकती है। ये कॉन्सेप्ट याद रख लेना। यहाँ संसद के पास पावर नहीं है कि वो सरकार को गिरा दे, यहाँ पावर नहीं है, यहाँ पावर मिलेगी उसको। तो ये थी संसदीय शासन प्रणाली। और इस संसदीय शासन प्रणाली का जो है वो एक और नाम है वेंस मिनिस्टर। सरकार का वेंस मिनिस्टर रूप भी इसको बोला गया है। और मेरे ख्याल से आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के हाल ही के एग्जाम में यही प्रश्न था। उसके अलावा इसी संसदीय प्रणाली को प्रधानमंत्री की सरकार या प्रधानमंत्रीय सरकार भी कहते हैं। तो ये भी कॉन्सेप्ट आप याद रख लेना, ये भी चीज़ें अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो ये था हमारा संसदीय शासन प्रणाली। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो हमने देखा कि अध्यक्ष नाम मात्र का होता है संसदीय में और यहाँ वास्तविक पावर होती है। फिर मंत्री परिषद के सदस्य फ्री होते हैं संसद से और यहाँ बाउंड होते हैं संसद के प्रति। और फिर इसको वेंस मिनिस्टर नाम दिया गया है। किन किन देशों में ये भी हमने बात कर ली। चलिए अब हम आगे भी देखते हैं। लचीला व कठोर संविधान, इस पर हम बात कर लेते हैं, या फिर इसी का ही एक अन्य नाम है नम्य व नम्य संविधान। इसको बोल लेते हैं हम लचीला व कठोर संविधान। लचीला व कठोर संविधान भी हमारे भारतीय संविधान को कहा गया है। शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था कि अगर ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करना आसान हो, संशोधन की प्रक्रिया आसान हो, तो वो संविधान कहलाता है लचीला। लचीला जल्दी से जो है वो परिवर्तनशील हो। और वहीं अगर कोई संविधान जिसमें संशोधन करना बाकायदा एक मुश्किल प्रक्रिया हो, तब ऐसी कंडीशन में वो संविधान कहलाता है कठोर संविधान या जटिल संविधान।
अब भारत में कैसा संविधान है, तब हम कहते हैं साहब भारत में तो दोनों ही तरह की प्रक्रिया है। कुछ संविधान के संशोधन ऐसे हैं जो बिल्कुल सरल प्रक्रिया से हो सकते हैं, और वहीं कुछ संशोधन प्रक्रियाएं ऐसी हैं, कुछ संशोधन ऐसे हैं जिनके लिए काफ़ी जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो चलिए हम उन प्रक्रियाओं पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, 90 या 91 संविधान जो है वो किस बात को लेकर कहा गया है, तो हम कहेंगे साहब संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन को लेकर। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब मैं डायरेक्ट हमारे देश पर बात करता हूँ कि हमारे देश में, हमारे संविधान में संशोधन करने की पावर किसके पास है। तो ध्यान से सुनना, ये प्रश्न आता है डायरेक्ट, हमारे संविधान में संशोधन करने की पावर जो है वो केवल और केवल, ध्यान से सुनना, मैं यहाँ एक इम्पोर्टेंट शब्द लिख रहा हूँ और वो है केवल। हमारे देश में संविधान में संशोधन करने की पावर जो है वो हमें संसद के पास है। केवल और केवल किसके पास है साहब? संसद के पास है। इसके अलावा हमारे संविधान में कोई भी संशोधन नहीं कर सकती। ये चीज़ आपने याद रखना है। अब आगे बात करें, ठीक है साहब, संविधान संशोधन प्रक्रिया, उस पर बात करते हैं। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो पहली बात, संसद करेगी, और संसद को ये पावर देता है हमारे संविधान का अनुच्छेद 368। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाएगा आपसे। आर्टिकल 368 के तहत हमारे संविधान में संसद संशोधन कर सकती है। ठीक, अब संशोधन होते कितने प्रकार के हैं वो देख लेते हैं साहब। तो हमारे संविधान में संसद जो है वो 3 प्रकार से संशोधन कर सकती है, यानी कि 3 प्रकार से परिवर्तन किए जा सकते हैं। और ये परिवर्तन किस प्रकार से संसद करती है? तो संसद में आपको पता है साहब काफ़ी ज़्यादा सदस्य हैं। लोकसभा में मेरे ख्याल से 550 या 552 हैं, और वहीं राज्यसभा में 250। और ये दोनों सदस्य मिलकर प्लस में राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। और ये तीनों संस्थाएं जो हैं वो आपस में बहुमत से निर्णय लेती है। वोटिंग सिस्टम होता है संसद के दोनों सदनों में, और वोटिंग सिस्टम के तहत ही निर्णय लिए जाते हैं। वोटिंग सिस्टम यानी कि बहुमत। तो मैं आपको बता दूं संसद में कैसे काम चलता है। संसद में जितने भी निर्णय हैं वो सारे के सारे बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। बाकायदा प्रस्ताव पेश होता है, चर्चा होती है, फिर वोटिंग होती है। अगर वोटिंग में वो प्रस्ताव पास हो जाए तो वह आगे कानून या फिर संशोधन का रूप ले लेता है। अगर फेल हो जाए तो वो समाप्त हो जाएगा। अब बात आकर रुकती है बहुमत पर। तो ध्यान से सुनना, हमारे संसद जो है वो अपने निर्णय 3 प्रकार के बहुमतों से लेती है। अभी मैं इसको एक बार स्टॉप कर रहा हूँ, मैं आपको बहुमत बता रहा हूँ। तो हमारे संसद जो है वो 3 प्रकार के बहुमतों का प्रयोग करती है। सबसे पहला जो बहुमत है वो है सरल बहुमत, सिंपल मेजोरिटी। दूसरा जो बहुमत है वो है पूर्ण बहुमत, टोटल मेजोरिटी। और तीसरा जो बहुमत है वो है विशेष बहुमत। कौन सा बहुमत? विशेष बहुमत। इन तीनों बहुमतों के आधार पर संसद अपने निर्णय लेती रहती है। मैं संशोधन की बात नहीं कर रहा, मैं संसद के काम की बात कर रहा हूँ अभी। ठीक, अब तीनों में है क्या फर्क, क्या है? देखो, कल को आप कहीं भी किसी भी बुक को पढ़ो तो आपको ये शब्द आपको जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन इनका मतलब भी तो पता होना चाहिए हमें कि ये लिखे क्या है, इनका तात्पर्य क्या है। तो चलिए वही जानते हैं। सरल बहुमत की जब हम बात करते हैं तो सरल बहुमत और पूर्ण बहुमत कैसे काउंट किया जाता है उस पर बात करते हैं। तो देखो, पूर्ण बहुमत एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं कि मान लो कोई संस्था है जिसके अंतर्गत 500 सदस्य हैं। टोटल मेंबर कितने? 500। अब पूर्ण बहुमत क्या कहेगा? पूर्ण बहुमत ये कहेगा कि साहब जितने भी सदस्य हैं, टोटल कुल सदस्य हैं, अगर उनकी वोटिंग करवाई जाए तो उन कुल सदस्यों का 50% प्लस 1, 51% नहीं होता यहाँ, 50% प्लस 1 बहुमत पूर्ण बहुमत कहलाएगा। क्लियर यहाँ तक?
ठीक है सर, 500 का पूर्ण बहुमत निकालते हैं। 500 का 50% 250 और 250 प्लस 1 यानी कि 251। तो 500 का पूर्ण बहुमत कितना होगा? 251 होगा। यहाँ तक क्लियर? चलिए अब मान लो संसद में किसी दिन वोटिंग चल रही है, पूर्ण बहुमत की जरूरत है ना? तो क्या ये बताइए, क्या उस वोटिंग में पूरे के पूरे 500 सदस्य उपस्थित हों ये जरूरी है? ऐसा भी तो हो सकता है भी संसद का कोई मेंबर जो है वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में राउंड पे गया हो, अपने जनता के समक्ष गया हो, ये भी हो सकता है, या किसी बीमारी की वजह से या किसी और कारणवश उपस्थित न हो पाया हो, ये भी तो हो सकता है। और या फिर जो आए हुए हैं, जो सदस्य संसद में पहुंच चुके हैं, वो उस प्रस्ताव को लेकर जो है वो अपना मत नहीं देना चाहते, वो उस मतदान का बहिष्कार करना चाहते हैं, ये भी होता है, ये भी अधिकार है उनको, ये भी हो सकता है। तब ऐसी कंडीशन में एक और कॉन्सेप्ट उभर कर आता है और वो है सरल बहुमत। सरल बहुमत क्या कहता है? सरल बहुमत ये कहता है कि साहब जो सदस्य एट द टाइम उपस्थित हैं वो, और उनमें से भी वो सदस्य जो मतदान देने के इच्छुक हैं, वोट देने वाले, उन दोनों सदस्यों का, उन दोनों प्रकार के सदस्यों का 50% प्लस 1 बहुमत सरल बहुमत कहलाएगा। याद रख लेना, ये कॉन्सेप्ट बन सकता है आपका। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर चीज को समझते हैं कि मान लो टोटल सदस्य 500 थे, लेकिन जिस दिन संसद में वोटिंग हुई उस दिन सदस्यों की संख्या जो उपस्थित थे वो केवल 450 थे, 450। लेकिन 450 या 450 सदस्यों में से भी 420 सदस्यों ने ही वोटिंग में भाग लिया, 420 सदस्यों ने चुनावों में पार्टिसिपेट किया। ठीक, अब ये जो सरल बहुमत निकलेगा ये किसके बेस पर निकलेगा? तो हम कहेंगे साहब 420 के बेस पर निकलेगा ये, क्योंकि वोटिंग में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 420 का आधा 210 और 210 प्लस 1 तो 211 सरल बहुमत होगा, है ना? अब ये जरूरी है साहब कि 450 ही उपस्थित हो या 420 ही वोट डाले? नहीं ना, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो इस प्रकार क्या हम ये कह सकते हैं कि सरल बहुमत फिक्स नहीं है? फिक्स नहीं है। सरल बहुमत जो है वो उपस्थित और वोटिंग देने वाले सदस्यों के आधार पर घटता बढ़ता रहेगा। कैसे रहेगा वो भी देख लेते हैं कि मान लो 500 सदस्य टोटल थे, लेकिन एट द टाइम प्रेजेंट सदस्यों की संख्या जो है वो मात्र 350 ही थी, सिर्फ ही 350। और 350 में से भी वोट देने वाले सदस्यों की संख्या घट कर रह गई 300। बाकी 50 ने बायकॉट कर लिया, बहिष्कार कर दिया, कहते वोट देंगे ही नहीं। अब 300 के हिसाब से काउंटिंग करो, 300 का आधा 150 और 150 प्लस 1 151, 151 तब सरल बहुमत होगा। उन्हीं 500 सदस्यों का 151 सरल बहुमत आ जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, ये तो आधे से भी कम निकला, लेकिन फिर भी कानून पास हो जाएगा ऐसा। ये सरल बहुमत का कॉन्सेप्ट है। अब बात करें विशेष बहुमत क्या कहता है? विशेष बहुमत ये कहता है कि जो सदस्य एट द टाइम उपस्थित हैं और उनमें से भी वो सदस्य तथा वो सदस्य जो मतदान देने वाले हैं, जो वोटिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उन दोनों प्रकार के सदस्यों का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत विशेष बहुमत होगा। जैसे 500 सदस्य टोटल थे, 500 में से एट द टाइम प्रेजेंट सदस्यों की संख्या थी 450। अब 450 का 2/3 निकलेगा, तो 450 का आप 2/3 करोगे तो 300, यानी कि विशेष बहुमत कितना आएगा? 300 आएगा। समझ रहे हो? अब ये सिंपल सी प्रक्रिया है।
ये थोड़ी सी हार्ड प्रक्रिया है और ये उससे भी हार्ड प्रक्रिया है, तो सरल से जटिलता की ओर बढ़ रहा है। इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे, ये याद रख लेना। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि बहुमत जो है वो संसद में किस प्रकार से होते हैं, सरल किस प्रकार का है, पूर्ण बहुमत को किस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं, और विशेष बहुमत भी किस प्रकार से जो है वो डिफाइन होगा। चलिए अब हम बात करते हैं संसद में संविधान संशोधन कितने प्रकार से होते हैं। तो संसद में संविधान संशोधन टोटल 3 प्रकार से होते हैं। ध्यान से सुनना, 3 प्रकार से। सबसे पहला संसद में संशोधन होगा वो होगा सरल बहुमत से। देखिए अब जब मैं सरल बहुमत लिखूंगा तब आपके माइंड में चीज़ क्लियर होगी कि उपस्थित और वोटिंग देने वालों का 50+1। इस बहुमत से भी हमारे देश में, हमारे संविधान में परिवर्तन होते हैं। दूसरा, विशेष बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा यानी कि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, है ना। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्रिया आप समझ लेना ये चीज। तीसरी प्रक्रिया में कहता है कि विशेष बहुमत, विशेष बहुमत संसद के द्वारा विशेष बहुमत से वो प्रस्ताव पारित होने के पश्चात कम से कम, ध्यान से सुनना, कम से कम आधे राज्यों का अनुमोदन, आधे राज्यों का अनुमोदन आवश्यक होना चाहिए। ये जो प्रक्रिया है ये सबसे हार्ड प्रक्रिया मानी जाती है। होता क्या है, पहले संसद जो है वो उस संविधान संशोधन के ऊपर विचार कर वोटिंग करती है और उसे विशेष बहुमत से पारित करेगी, जो अपने आप में जटिल है ना। और फिर उस प्रस्ताव को, उस संविधान संशोधन के प्रस्ताव को वो भारत के 28 राज्यों में भेजेगी, वहाँ की सरकारों के पास भेजेगी। और अगर जिस दिन उन 28 में से 14 राज्यों ने अपना अनुमोदन, अपनी परमिशन दे दी, उस दिन जाकर कहीं वो संविधान संशोधन लागू होगा। अब ये सोचिए, सेंटर के अंदर वर्तमान में एग्जाम्पल के तौर पर बीजेपी की सरकार, और स्टेट के अंदर कई ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी के अलावा किसी दूसरी पार्टी की सरकारें हैं। तब ऐसी कंडीशन में क्या वहां उन राज्यों से परमिशन लेना सरल होगा? क्योंकि राजनीतिक विरोधाभास हर पार्टीज में, मैं किसी पार्टी विशेष को लेकर ये बात नहीं कह रहा, मैं सिंपल वे में बात कर रहा हूँ। तब ऐसी कंडीशन में सेंटर की उस पार्टी के लिए राज्यों से अनुमोदन प्राप्त करना काफ़ी जटिल हो जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? तो ये सबसे मुश्किल प्रक्रिया है, सबसे जटिल प्रक्रिया है। अमेरिका के अंतर्गत हर प्रकार का संशोधन ऐसे होगा तो वो जटिल संविधान, और ब्रिटेन के अंतर्गत हर प्रकार का संशोधन ऐसे होता है तो वो सरल संविधान। और हमारे देश में ये तीनों चलती हैं, तो हम कहेंगे साहब सरल और जटिल का क्या है, मिश्रण है। तो ये भी याद रख लेना। क्लियर यहाँ तक? चलिए, मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी होगा इतना। बाकी की जो भी बातें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। थैंक यू।